डिसिप्लिन की कमी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बकवास करते हो, चुप बैठिए आप, बदतमीजी से। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। नवाबों की पहली पहचान उनकी तहजीब होती है। आदर सम्मान नवाबों के गहने होते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है और लोग भी जब तब कहावतों में नवाबों की सदा को जिंदा करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक खान साहब, जिनका पद समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल एक मंत्री का है, लेकिन कद मुखिया अखिलेश यादव से भी बड़ा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद आजम खान साहब अपनी मर्जी से ही कैबिनेट की मीटिंगों में आते हैं और चले जाते हैं। खुद मुखिया अखिलेश यादव भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। खैर, आजम खान साहब इन दोनों तहजीब से नहीं, अपनी जुबान, अपनी जीभ से पहचाने जा रहे हैं। इसीलिए उनके स्टाफ ने उनके अंडर में काम करने से साफ मना कर दिया है। डिसिप्लिन की कमी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बकवास करते हो, चुप बैठिए आप, बदतमीजी से। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर, दिल्ली से हमारे साथ हैं। आपको मैं लखनऊ लेकर चलूंगा। भाई हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ यादवेंद्र मिश्रा जी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के। हमारे साथ गोविंद पंत राजू साहब हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। और मनीष शुक्ला जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आजम खान साहब के 2 निजी सचिवों JS नेगी और विजय बहादुर सिंह और 5 अतिरिक्त निजी सचिवों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को और प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी और आजम खान साहब के बर्ताव की शिकायत की है। इन अधिकारियों ने कहा है कि वो आजम खान साहब के इस व्यवहार से तंग आ चुके हैं। आजम खान आदतन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बेवजह गाली गलौज करते हैं और अब हम आजम खान साहब के अंडर में काम नहीं करना चाहते और हमारा तत्काल तबादला कर दिया जाए। हमारी माँ, हमारे भाई, हमारी बहन, उनका क्या बिगाड़ा है? माँ बहन की गाली सुनने के लिए हम अब तैयार नहीं हैं। ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। लेकिन आजम की जुबान जब डोलती है तो उससे मन शीतल नहीं होता, बल्कि शब्दों के शूल सीने को छलनी कर देते हैं। आजम के आगे तो कबीर का दोहा भी दगा दे जाता है। कहते हैं कि अगर जहां पनाह के हुक्म की तामील में देरी होती है या साहब की शान में बाबुओं से खता हो जाती है तो आजम दंड देते हैं, शब्द दंड। आगे आप खुद सुनिए, अनकट। माँ, बहन, बेटी की गाली देते हैं कि मैं तुम्हारी मैया दूंगा है, तो इस तरीके से असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। एक से नीच गाली देते हैं, जिसकी कल्पना हम लोग अपने शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। राजा जब चलता है तो राहों में गलत करने वाले को डांट देता है, डपट देता है, फटकार देता है, ललकार देता है। लेकिन जहां पनाह ने फुहड़ता की हद कर दी है, खान की जुबान जब डोलती है तो सामने वाला डर जाता है। जुबानी तीरों की तपिश के आगे जो पड़ता है झुलस जाता है और इस बार गर्मी अधिकारियों के बस से बाहर हो गई है। वो हमने सुना और उनके आंसू के साथ हमारे भी आंसू आ गए थे उनकी बातें सुन करके कि उनको कितना प्रताड़ित इस दौरे में उनको किया गया, मिस्टर प्रजापति जी को। हमने कहा नहीं, फिर बार मंत्री साहब रहिए, सब गाली सुनिए और लौट के आइए। और वो लौट के आए, अपनी बात क्या उनके साथ घटना घटी है वो खुद आपको बता देंगे। और इस प्रकार अब नहीं सुना जाएगा। हम इसलिए हमने कहा थे सामूहिक तौर पर कोई APS हमारे साथ आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है और हम भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने लिखी चीफ सेक्रेटरी को भी दे दिया है, सेक्रेटरी SED को भी दे दिया है और चीफ मिनिस्टर गर्ग साहब को भी कॉपी भेज दी है। और अब हम वापस आ गए हैं। अब हम उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं। सरकार अब अपना निर्णय ले, वहां जो स्टाफ भेजना चाहे भेजे, वो जो निर्णय लेंगे। आजम की असंसदीय, भौंडी, भद्दी, बेढंगी और फूहड़ भाषा पर सचिवालय संघ ने अभियान छेड़ दिया है। इस बेइज्जती से बचने के लिए सचिवालय में सभी संघों ने चौपाल लगाई और तय किया कि बहुत हो गया, अब आजम के व्याकरण से अखिलेश को अवगत कराना होगा। गालियों के गदर से आंखों में पानी है,
वैसे तो आंखें सब कह रही हैं, लेकिन आप हृदय की पीड़ा लड़खड़ाती जुबान से सुनिए। बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके बावजूद एक माननीय मंत्री जी द्वारा एपीएस पीएस का इतना बड़ा अपमान, ये तो पूरे सचिवालय का अपमान है, पूरे सचिवालय कर्मचारियों का अपमान है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं जो है सबसे अपील करता हूं सचिवालय कर्मियों सभी संघों से कि इस कृत्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री, मैं इस संबंध में पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूं कि उनके साथ मेरा कोई स्टाफ सचिवालय का नहीं करता, ना तो अगर ना कार्य करेगा और न ही सचिवालय के अन्य संघों द्वारा मैं आह्वान करूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके खिलाफ कहा जाए कि इस तरह के कार्य किए जाते हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हमारा सचिवालय संघ कोई इनके साथ काम करना चाहेगा, एपीएस संघ एपीएस कोई काम नहीं करना चाहता, न करेगा। मैं एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी जी को, सचिव सचिवालय प्रशासन को इस संबंध में पत्र लिख रहा हूं। वैसे नवाबों की पहली पहचान ही तहजीब है, लेकिन आजम खान तहजीब से नहीं अपनी जीभ से पहचाने जाते हैं। रेलगाड़ी में लड़ पड़ते हैं, मातहतों के लिए मुंह में गालियों का मॉनसून लिए फिरते हैं, लेकिन जब मंच पर चढ़ते हैं तो जुबान से बहार ले आते हैं, जनता के सामने सभ्यता का सागर उड़ेल देते हैं। लेकिन अब खुद आजम के स्टाफ कर्मचारियों ने खान के मुंह पर लगा सभ्यता का मुखौटा नोच कर फेंक दिया है। चुप बैठिए आप। बदतमीज कहीं का। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, कांग्रेस की तरफ से आबिद हुसैन साहब हैं और एसपी शुक्ला हैं भाजपा की तरफ से। आप दोनों क्या कहते हैं इस पूरे मसाइल पर, जरा वो भी देख लेते हैं। आदमी अपनी जबान के पीछे छुपा है और वो जब बोलता है तो उसका पूरा जीवन और उसका आचरण और उसकी सारी बात सामने नजर आती है। इसीलिए किसी भी मजहब के बड़े बूढ़ों ने कहा है कि एक इंसान की पर्सनालिटी उसकी जबान के पीछे छुपी है। आदमी को अपने जबान से बात करने का तौर तरीका नहीं आता, वो दूसरों को क्या सिखाएगा। मंत्री हो या नेता, वो तो दूसरों के लिए एक आइडियल होता है। अगर वही सही शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ कहना ही नहीं है कि इंसान को एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये तरीका उनको आना चाहिए। देखिए, आजम खां जी की ये प्रकृति बन चुकी है। वो तो ट्रेन में जो अटेंडेंट होता है उस अटेंडेंट तक से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। में वह किसी के साथ कुछ भी करते ही रहते हैं। तो आज उनके जो निजी स्टाफ ने वो दिया है तो कोई नई बात नहीं किया है। मुझे लगता है कि एक आध बार पहले भी कुछ लोग इससे बाहर हो चुके हैं और सब्र का बात। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर दिन भर हमने जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी साहब, या जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रामगोपाल साहब, या तमाम दूसरे जो छोटे बड़े और मझोले इस तरह के जो नेता हैं, हम दिन भर उनसे प्रयास करते रहे कि आज इस मुद्दे पर वो कुछ कहें, पार्टी की अधिकृत लाइन जो है वो हमें बताएं। लेकिन इस मुद्दे पर सब ने हाथ जोड़ लिए कि भैया फंसवाओ नहीं यार, बोले हम अब हमारे साथ ऊपर हमारे मत्थे मत कराओ चीज़ों को, आप जानो आजम खान साहब के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भैया हम कुछ नहीं जानते ना कुछ बोलेंगे। हम बस यही बोल दो हम कुछ नहीं जानते, तो बोले नहीं ये भी नहीं बोलेंगे। खैर, कि उनका अपना अलग मुद्दा होगा। यादव मिश्रा साहब, क्या हुआ, क्या अंधेर गर्दी है ये, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये जैसा कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी चलाएंगे फिलहाल वैसे ही चलेगा। इसलिए कि एक मंत्री के स्टाफ ने पूरी तरीके से बगावत कर दी, यह अपने आईने में झांक के देखना पड़ेगा। इस सरकार के और भी कबीना मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके साथ भी कर्मचारी कार्यरत हैं। हाँ। लेकिन सिर्फ आजम साहब के साथ ही ये जो कर्मचारी हैं, इन्होंने ने क्यों बगावत की? यह इसी कार्यकाल की बात नहीं है, इसके पहले भी आजम साहब जब मंत्री हुआ करते मुलायम सिंह जी के साथ में, तब भी इस तरीके की बातें उठती थी। और आजम साहब लगातार लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और उसमें एक मर्यादित आचरण और एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना भी निहित है। हाँ। लेकिन फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते भी उन्हें संसदीय भाषा का ज्ञान नहीं है। हाँ। और मैंने आज इस बात को कहा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब राज्यपाल महोदय से
आजम खान साहब को शपथ दिलवाई थी, तो उन्हें संसदीय भाषा की क्या गरिमा होती है, यदि उसकी भी शपथ दिला देते तो जितना प्यारे और न्यारे वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को लगते हैं, मुझको लगता है कि वो कर्मचारियों के भी प्यारे न्यारे होते और इस प्रदेश की जनता के भी प्यारे और न्यारे। मिश्रा जी, अब ये बताइए, अब ये चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी आपने भेजी है, मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है, आपने प्रमुख सचिव को भेजी है, मुख्य सचिव को भेजी है, अब ये तमाम चिट्ठी पत्रीबाजी हो गई, मीडियाबाजी हो गई, अब इसमें आगे क्या? अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या? क्योंकि जो हालात हैं, जैसे मुलायम सिंह जी और आजम खान साहब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो कार्रवाई ऐसे स्तर पे अधिकारियों के द्वारा शिकायत पर होना, ये बहुत बहुत मतलब बहुत अनजान कोई व्यक्ति हो, नादान व्यक्ति हो तो बोलेगा कि हाँ कार्रवाई होगी जी। तब इसमें आप लोगों का क्या रुख होगा? मेरा यह कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, यह उनका आउटलुक है। लेकिन हम जहां तक अध्यक्ष सचिवालय संघ की हैसियत से मैं इस बात को देखूंगा कि उनके स्टाफ में जो तैनात कर्मचारी हैं वह उनके पंजे से निकल के बाहर आए। हाँ। और आज मैं इस बात का खुलासा करना चाहूंगा, इसके पहले भी आपने इस बात को बता भी दिया कि सचिवालय के जितने भी अपर निजी सचिव और सचिव हैं, सभी ने एकमत होकर के, एक राय होकर के यह तय कर लिया है कि आजम खान साहब के स्टाफ में हमें काम ही नहीं करना है। हाँ। और यह एक प्रदेश की पहली घटना होगी, क्योंकि मुझे भी सचिवालय में 29 साल मिश्रा जी सेवा करते आप 29 साल की सेवा का हवाला दे रहे हैं। मैं जरा इस चिट्ठी का हवाला दे दूं जो चिट्ठी लिखी गई है। इसमें जीवन सिंह नेगी के दस्तखत हैं जो निजी सचिव हैं, विजय बहादुर सिंह निजी सचिव इनके दस्तखत हैं, अवधेश कुमार तिवारी के दस्तखत हैं जो अपर निजी सचिव हैं, सर्वेश कुमार मिश्रा के दस्तखत हैं और मुक्तिनाथ झा के दस्तखत हैं। इसमें मोहम्मद नईम सिद्दीकी अपर निजी सचिव का नाम लिखा है, उनके दस्तखत नहीं है। क्यों ऐसा? सुन लीजिए, संतोष कुमार प्रजापति के दस्तखत नहीं है, क्यों ऐसा? इनके नाम क्यों लिखे गए? अगर इनको दस्तखत नहीं करना था तो नहीं, तो मैं इसमें स्पष्ट कर दे रहा हूं कि यह दोनों जो अपर निजी सचिव हैं, ये मंत्री जी के साथ में दौरे पर थे। और ये दौरे पर रहने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर पाए। और इनकी सहमति से ये पत्र लिखा गया है, जबरन किसी का नाम इसमें उल्लिखित नहीं किया गया। चूंकि दस्तखत नहीं इसलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए खैर, हिलाल नकवी साहब, फिलहाल आप उसको ये मान के चलिए आप कि हस्ताक्षर होने से ज्यादा बड़ी बात आजम खान साहब ने उनके दिलों पर जो हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो कभी मिटने वाले नहीं है, वह हस्ताक्षर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बस हिलाल नकवी साहब, भाई ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आजम खान साहब इतने वरिष्ठ हैं और आजम खान साहब का पक्ष जाने बिना अगर हम यहाँ पर एक तरफा और एक पक्षी चर्चा करें तो वो भी उचित नहीं है। हालांकि आजम खान साहब को हमारे सहयोगी फोन लगा रहे हैं, वो फोन अभी इस वक्त उठा नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कोई नेता जो हैं वो इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक पक्षी बात अभी यहाँ पर हो रही है जब तक आजम खान साहब का पक्ष ना आ जाए। लेकिन एक पक्षी बात अगर हम की जाए, अगर हम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की बात करें और स्थितियों की बात करें, जो परिस्थितियां बनी उसकी बात करें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऑन रिकॉर्ड सब लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को मीटिंग में इन्होंने डांट दिया था आजम खान साहब ने। वो एक घटना हुई है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक की चीजों को बर्दाश्त करते हैं। देखिए, इन लोगों की नौकरी का सवाल होता है और अगर ये इतने ज्यादा असंतुष्ट हो गए हैं कि ये इस बात को लिख करके दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जानिए कि जो बताया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है मामला उससे ज्यादा गंभीर है। रही बात यह कि उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं आया है, तो उनकी तरफ से क्या पक्ष आएगा, वो क्या कहेंगे? एक व्यक्ति की बात हो, दो व्यक्ति की बात हो तो आपकी बात ठीक है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की बात सुनकर के हम कैसे किसी नतीजे पे पहुंचे, लेकिन पूरा स्टाफ इस बात को कह रहा है और यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। निश्चित रूप से जो लोग वहां पे नौकरी करते हैं, जो सचिवालय में कार्य करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उन लोगों को अगर इस तरह से गाली गलौज की जाएगी तो वो ना तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है और ना ही ये कोई एक तहजीब हुई। और वो भी एक संसदीय मंत्री जो है वो इस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा दुख का बात है और बड़ी अशोभनीय बात है। जी मनीष शुक्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो हमने एसपी शुक्ला साहब से जाना, लेकिन चूंकि आप मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी यूपी इकाई के, तो फिर
इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी दल होने के नाते आप लोगों को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि आजम खान की बदतमीजियों को उन्होंने जनता के सामने प्रकट किया। जो साहस आईएएस और पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों ने नहीं किया, वो सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों ने किया। दूसरी बात, मैं ये सपा के प्रमुख आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि ये तुरुक मिजाजी, ये बदतमीजी सपा और आपके लिए मजबूरी हो सकती है, प्रदेश की जनता और कर्मचारियों के लिए मजबूरी नहीं है। और आजम खान साहब के लिए ये बात कोई नई नहीं है। भारत माता को डायन कहने से लेकर लगातार कभी अटेंडेंट से झगड़ा कर लेंगे ट्रेन में, कभी एक प्रमुख सचिव के कद के अधिकारी को मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगा देंगे। इस तरह की तमाम बदतमीजियां आजम खान जी की जनता के सामने है और जनता मजबूर नहीं है, भले समाजवादी पार्टी उनके प्रमुख मजबूर हो। रही बात, अभी आपके चैनल पे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं आया, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत है। जब कल आजमगढ़ की रैली में मुलायम सिंह जी ने प्रदेश के मुखिया, जो संवैधानिक गरिमा का पद होता है, उससे ऊपर आजम खान को कर दिया, तो समाजवादी पार्टी में अब किसकी हैसियत है जो आजम खान के विषय पे आपके सामने पक्ष रखने आएगा? अमिताभ जी, देखिए, मैं तो दो बात कहूंगा। एक, जो रहीम ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो जी। सबके लिए यह नियम है, आप सार्वजनिक जीवन में हो या नहीं हो, निजी जीवन में भी वाणी की मधुरता और वाणी का संयम। मैंने वाजपेयी जी को बहुत नजदीक से देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को। मैंने नारायण दत्त तिवारी को बहुत नजदीक से देखा काम करते हुए। और वाजपेयी जी तो शायद सरकारी पदों पर बहुत लंबे समय नहीं रहे, प्रधानमंत्री रहे और उससे पहले कुछ समय विदेश मंत्री रहे, 2.5 वर्ष। लेकिन तिवारी जी ने लंबा जीवन जिया। हिंदुस्तान के का कोई ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं जिसमें तिवारी जी मंत्री नहीं रहे कैबिनेट के। और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। मैंने देखा उन सब लोगों की वाणी और व्यवहार को, मैंने देखा। उनसे सबको सीखना चाहिए, कोई हो सबको सीखना चाहिए कि वाणी के स्तर पर मधुरता कैसे होती है। छोटे से छोटे आदमी के आत्मसम्मान को सहेजते हुए कैसे आगे बढ़ा जाता है। और मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं उनको तो सबको जोड़ने की बात करके चलना चाहिए, छोड़ने की बात नहीं। मुलायम सिंह जी अक्सर कहा करते हैं, पर उन्होंने मुझे भी बात सुनाई थी कि भाई सबको जोड़ने की बात अच्छी होती, तोड़ने की नहीं। तो कोई जिस बात से टूटे उस बात से बचा जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी कहूंगा, इस पूरे प्रसंग पर, क्योंकि जब आप सत्ता के बड़े अधिष्ठान पर होते हैं तो बहुत सारे नाना किस्म के हित और नाना किस्म की दुराभिसंधियां भी काम करती हैं समानांतर। कोई बड़ा पद ऐसा नहीं जिसको घेरने के लिए भी साथ में समानांतर प्रयास नहीं चले। मनमोहन सिंह को आरोपी बनाइए और जेल भेजिए, इसके लिए पीआईएल हुई ना सुप्रीम कोर्ट में। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और डांट भी लगाई पीआईएल करने वालों को। वरना उन्होंने तो कह दिया था कि मनमोहन सिंह को जैसे गिरह कट और जेब कतरे को बंद किया जाता वैसे बंद कर दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री है वो आदमी, तो वो समानांतर चलेंगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब इस पूरे मामले पर पहली प्रतिक्रिया मैं चाहता था सरकार के प्रवक्ता की। यूपी सचिवालय संघ के अध्यक्ष एक खुद पार्टी है, मैं चाहता था नियुक्त सचिव की प्रतिक्रिया या कैबिनेट सेक्रेटरी जावेद उस्मानी साहब की प्रतिक्रिया। वो सरकार है। एक तो सरकार, क्योंकि मसला तो सरकार से है ना, सरकार को एड्रेस किया गया है, तो सरकार मतलब सबसे बड़ा चेहरा ब्यूरोक्रेसी का जावेद उस्मानी जी। ये तो जावेद जी की तरफ से उत्तर आना चाहिए था। पार्टी के तौर पर राजेंद्र जी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी।
और चूंकि मामला संदर्भित है आजम खान साहब के लिए, इसलिए आजम खान साहब का पक्ष सुनना भी नैसर्गिक न्याय की कसौटी कहती है कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना कोई भी किसी के भी विरुद्ध एक चिट्ठी जारी करे और हम उसको दोषी या निर्दोष करार दें तो फिर लोग कहेंगे कि मीडिया ट्रायल होता है। ठीक बात है। और नैसर्गिक न्याय, जिसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं, जो हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में जहां भी आदमी रहता है वहां मान्य सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय। ठीक है। तो नैसर्गिक न्याय का पहला थंब रूल क्या है? मेरी बात से मेरे सारे मेहमान सहमत होंगे, नकवी साहब भी और हमारे नौजवान मनीष भी और यादवेंद्र जी भी, गोविंद भाई भी, कि नैसर्गिक न्याय कहता है कि दोनों पक्षों को सुनना और उसके बाद कोई राय कायम करना। ठीक बात है। ये दो बातें। गोविंद पंत राजू, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और अभी शिकायत के बाद लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में किस तरह की खबरें आप फ्लोट कर रही हैं, मैं चाहूंगा ये भी बताएं आप। नहीं, अभी क्योंकि राजनीतिक हलचल बहुत तेज है और समाजवादी पार्टी के लोग भी इस वक्त लखनऊ में नहीं हैं, ज्यादातर लोग बाहर हैं। कल कैबिनेट की बैठक होनी है और मुझे लगता है कि कल कैबिनेट की बैठक से पहले इस मामले में कुछ न कुछ पक्ष सरकार की तरफ से जरूर आएगा और सरकार की तरफ से मामले में लीपापोती करने की या पहल करने की कोई न कोई बात जरूर सामने आएगी। जहां तक आजम खान साहब के पक्ष की बात है, अमिताभ जी ने ये सवाल उठाया था और हमने बहुत कोशिश की आज सुबह से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफ साफ और ये कहा कि न तो मैं फोन पे उपलब्ध हूंगा और न मैं टीवी के सामने बाइट दूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो पक्ष हमारे पास रखा है वो पक्ष मैं बताना चाहता हूं। जी। उन्होंने ये कहा है कि जो आजमगढ़ की उनकी रैली थी, उस रैली को लेकर उनके स्टाफ ने उनका कार्यक्रम 27 तारीख तक वहां नहीं भेजा था। इसकी वजह से वहां एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी और ये कहा जा रहा था आजमगढ़ में कि शायद आजम आएंगे या नहीं आएंगे, उनके कटआउट तक वहां नहीं लगाए गए थे। इससे पार्टी की बदनामी हो रही थी। 27 को जब बलराम यादव ने उनसे पूछा कि ऐसा आपके कार्यक्रम का क्या है, आपका कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है, तो आजम का कहना यह है कि उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को इस बात के लिए डांटा और 27 को रविवार होने के बावजूद दफ्तर खुलवा के कार्यक्रम भेजा गया। अच्छा। तो जो गुस्से की वजह उन्होंने बताई है वो ये बताई है, हालांकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो क्यों हुआ, लेकिन गुस्से की वजह उन्होंने ये बताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो निजी जो स्टाफ के लोग हैं, निजी सचिव जो हैं, उनमें से कुछ को उन्होंने अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं और बिहार में पीसीएस का जो एग्जाम है वो देने के लिए 2-2.5 महीने तक की विशेष छुट्टियां उनको दिलवाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टाफ के साथ बहुत अमानवीय रहता हूं, ये उनका पक्ष है। अब बात, लेकिन वो जो मूल बात है कि जो भाषा का जो इस्तेमाल है, काम ज्यादा करना पड़ता है, काम में गलती है, उसके लिए निश्चित तौर पर अगर गलती है तो टोका जाना चाहिए, डांटा जाना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आती है कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उस भाषा के बारे में आजम खान साहब ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जी, हिलाल नकवी साहब, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? आप रिएक्ट ही करेंगे शाब्दिक तौर पे या जमीनी तौर पे भी कुछ किया जाएगा? आप सचिवालय संघ के जो कर्मचारी हैं उनका साथ अगर देंगे, जैसा आपको शब्दों से लग रहा है, जैसा आपने आजम खान साहब के बारे में मजम्मत की उनकी, लग रहा है कि आप सचिवालय संघ के का साथ देंगे, तो उस साथ देने की प्रक्रिया कैसी होगी, स्वरूप क्या होगा? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सचिवालय संघ जो है वो किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर वो राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती उनको समर्थन नहीं दिया जा सकता है। अगर वो समर्थन चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पार्टी जो है वो इनको समर्थन देगी, लेकिन जैसा कि कहा गया है दूसरा पक्ष के भी जानने की कोशिश की जाएगी। ये एक बात भी। दूसरी बात ये होती है इसके अंदर कि रही बात जबान की, तो देखिए ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जबान के ऊपर बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। अगर जबान के ऊपर संयम नहीं रखा जा रहा है तो निश्चित रूप से आप कितना ही अच्छा करें, कहीं ना कहीं व्यक्ति को आहत करता है। और उसके ऊपर, जैसा कि गोविंद पंत राजू जी ने भी कहा कि उसके ऊपर आजम खान साहब ने बिल्कुल कोई बात नहीं कही है और ये कोई पहली शिकायत नहीं है। लेकिन ये बात बहुत साफ सी है
कि ये कर्मचारी संघ के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितनी दूर तक की ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये राजनीतिक दलों से इसके न समर्थन चाहते हैं या नहीं चाहते। जबरदस्ती हम इनको समर्थन दे करके हो सकता है इनकी दुश्वारियां बढ़ जाए। मनीष शुक्ला साहब, दुश्वारियों को भी नहीं अब आगे क्या होगा आपकी तरफ से और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? जी, ये मुझसे याद नहीं। भारतीय जनता पार्टी सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेगी। कैसे? और जिस हर स्तर पर अगर वो चाहेंगे तो उनके साथ, चूंकि लड़ाई का स्वरूप तय करना कर्मचारियों का काम है, जो भी स्वरूप तय करेंगे, राजनीतिक दल, विपक्षी दल होने के नाते हम लोग उनके साथ रहेंगे। चूंकि इसके तह में जाने की जरूरत है कि इतने बदजुमान क्यों हो गए आजम खान जी। अभी मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें ये स्टिंग ऑपरेशन में, निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और एक मंत्री शामिल किया जिससे बैलेंस हो सके। अभी आजमगढ़ के अंदर, जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से उनके कद को बढ़ाया गया, ये सब जो परिस्थितियां हैं, और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरीके से आजम खान के सामने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए घुटने टेक दी है, इस नाते से आजम खान बेलगाम हो चुके हैं और बददुजवान हो चुके हैं। और इसमें चूंकि उनके मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, तो संवैधानिक रूप से तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पे अब उनपे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। चूंकि किसी को डांटना अलग बात है, किसी को मां बहन की गाली नहीं दी जा सकती। और ये कानूनी रूप से ये आपराधिक मामला बनता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि उसमें ठीक है, हस्तक्षेप करें। ठीक है। और चूंकि संवैधानिक मामला मुख्यमंत्री जी को देखना है, लेकिन कल आजमगढ़ की घटना के बाद मुझको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी भी उनके सामने कुछ कर सकते हो, वो भी बेबस नजर आते हैं। चूंकि मुलायम सिंह जी 17-18 महीने की सरकार को देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो गई है। अब उनके पास केवल एक मुद्दा है, किसी तरीके से तुष्टीकरण करके, जातिवादी कार्ड खेल करके लोकसभा चुनाव में जाए, इसलिए वो सभी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, यादवेंद्र मिश्रा, आपकी फाइनल टिप्पणी में 30 सेकंड में चाहूंगा। अब अगला कदम संघ की तरफ से क्या? कर्मचारी जो पीड़ित हैं, जैसे आरोप लग रहे हैं, उनकी तरफ से क्या? देखिए, पहली बात तो क्या इस पूरे मामले में हम एफआईआर वगैरह दर्ज होते भी देखेंगे? नहीं, आजम खान साहब की उस टिप्पणी पे मैं जवाब देना चाहूंगा जिस पर कि उन्होंने यह बात कही कि स्टाफ ने वहां पर सूचना नहीं भेजी जिले में। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं, जहां इतना बड़ा कार्यक्रम है वहां पर आप सरकार के अंग ना होकर के और जिलाधिकारी को ना मालूम हो, वहां के अधिकारियों को ना मालूम है, एक हास्यास्पद स्थिति है। वह बहाना तलाश रहे थे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब आजम खान साहब ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद में ये अपने कार्यालय में बैठे और अपने निजी सचिवों से ये बात कही कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कमरे पर, तो उनके निजी सचिवों ने कहा कि हुजूर आप पहले अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लगाइए। एक आश्चर्यजनक बात आज सामने निकल के आई कि आजम खान साहब ने 2 दिन वह कैमरे अपने कमरे में लगे रहने दिए और उसकी रिकॉर्डिंग जब 2 दिन बाद देखी तो उनको खुद लगा और उन्होंने कहा कैमरा लगाए जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सिर्फ सचिवालय कर्मचारियों के साथ ही अभद्र व्यवहार नहीं होता है, उस कमरे के अंदर जो जनता आती है, उनसे मिलने आती है, उसके साथ भी वह अभद्र व्यवहार करते हैं। उस सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो चुका था, इसलिए वह सीसीटीवी कैमरे उन्होंने हटवा दिए और इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि वह सीसीटीवी कैमरे यहां से निकल करके उनके घर पे गए हैं। तो झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, कर्मचारियों को दबाने की एक इंतहा होती है। और सचिवालय संघ ने और सचिवालय कर्मचारियों ने तय कर लिया है कि सिर्फ 7 ही कर्मचारी नहीं जो उनके साथ में तैनात थे, पूरा निजी सचिव और अपर निजी सचिव सबने यह बगावत कर दी है कि आजम खान साहब के साथ काम नहीं करेंगे। यदि जबरन उनकी तैनाती की गई तो फिर 10,000 सचिवालय कर्मचारी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। एक बात कल आजम साहब ने ये बात कही मिश्रा जी, आजम खान साहब ने, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आजम खान साहब ने कल एक बात आजमगढ़ में कही थी कि माननीय मुलायम सिंह जी मुझको छोड़ नहीं सकते। मैं तल्ख लहजे में इस बात को अमिताभ अग्निहोत्री जी के लहजे से सहमत होते हुए कि वह अगर उनको नहीं छोड़ सकते तो 224 सीटें उसको दिलाने में राज्य कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। आजम साहब को आप अपने पास में रखिए, राज्य कर्मचारियों का साथ छोड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आजम साहब को अपने पास में रखिए और कर्मचारी समुदाय। मिश्रा जी, आप तो सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं, मुझे तो आप किसी पार्टी के अध्यक्ष लग रहे हैं।
जो अब लोकसभा चुनाव में कूदने वाली है। मिश्रा जी मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। एक मिनट यादवेंद्र जी, जब तक सरकारी नौकरी में है तब तक मनीष शुक्ला और नकवी भाई की तरह मत बोले। नहीं, ये लोग सुनो तो, अरे मिश्रा जी सुनो तो, पंडित जी पत्र को देखें। अरे सुनिए ना पंडित जी, जी 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 अपनी लड़ाई लड़िए, न्याय की हर लड़ाई में मैं साथ रहता हूं, बशर्ते न्याय हो की लड़ाई हो, उसके पीछे कलर होंगे तो मेरी आंख पारदर्शी है। लड़ाई न्याय की होनी चाहिए। और मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहा, सरकारी लोगों को राजनीतिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। ये भी उतना ही बड़ा थंब रूल है जी मेरे जीवन में। मिश्रा जी, सरकारी अधिकारी को मैं छूट नहीं देता कि वो राजनीतिक टिप्पणी करे। कोई सरकारी अधिकारी ये कहे, मतलब सोचिए आप अध्यक्ष हैं 10,000 कर्मचारियों के, ठीक है IAS IPS ना सही, सचिवालय ही सही, लेकिन है ना अध्यक्ष, और आप अगर ये कह रहे हो टेलीविजन चैनल पर कि 224 सीटों में हमारा भी योगदान है, तो यही कंटेम्प्ट होता है सर्विस रूल का। यही कंटेम्प्ट है सर्विस रूल का। हिलाल नकवी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, मैं यहाँ पर हिलाल नकवी गलत, एक सेकंड सुनो पंडित जी, अरे पंडित जी सुनिए, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। नकवी जी गलत तो नहीं कहा, मैं हर उस अग्निहोत्री जी प्लीज, मैं यहाँ पे बात जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों के लिए यह बात लिखी है, अगर कर्मचारियों ने उनको सहयोग किया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ मित्र, अपेक्षाएं भी हैं मित्र, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ऐसे हर सरकारी अधिकारी के विरुद्ध हूं जो ये कहे कि मैंने बसपा को जिताया, मैंने कांग्रेस को जिताया, मैंने भाजपा को जिताया, मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं नीतीश को बनाऊंगा, मैं राहुल बाबा को लाऊंगा। ये काम आप लोगों का नहीं। मैंने कहा ऊपर मनीष शुक्ला बैठे, बगल में हिलाल भाई बैठे, ये लोग हैं ना करने के लिए। ये किसी को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, हमको और आपको क्या मतलब। मैंने कभी नहीं बोला, अतुल कभी कह भी देते कि मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मैं इससे भी निरपेक्ष हूं। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं। और आप तो सरकारी आदमी हो, उत्तर प्रदेश के खजाने से तनख्वाह लेते हैं, आप 224 में योगदान क्यों कर रहे हैं? नहीं तो उत्तर प्रदेश के खजाने से आजम साहब भी तनख्वाह लेते हैं। अरे भैया, जब अगली सरकार मायावती की या हिलाल भाई की या मनीष शुक्ला की आएगी, तब वो पूछेंगे आपसे कि सपा के 224 में सहयोग किया था ना, चलो आओ लाइन लगाओ, तब जवाब नहीं बचेगा फिर। इसलिए मैं कह रहा हूं, अमिताभ जी जो कह रहे हैं आप उसकी गरिमा समझिए। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, जिसका सवाल पक्ष विपक्ष में नहीं रहता यादवेंद्र जी, मेरी बात को उसी ऊंचाई पर जाके रिसीव कर जी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या इस पूरे मामले में हम पुलिसिया कार्रवाई होते हुए भी देखेंगे? क्या कोर्ट कचहरी भी होता हुआ देख पाएंगे, हाँ या ना? जी पुलिसिया कार्रवाई पहले सरकार को तय करना पड़ेगा। यदि वह कर्मचारियों को जबरदस्ती आजम खान साहब के साथ में तैनात करेंगे तो इसका विरोध किया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे जो स्थिति बनेगी उस पर फिर सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करेंगे। ठीक। अमिताभ जी की संपादकीय टिप्पणी सुन लीजिए। अमिताभ जी ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश में। मैं कहूंगा कि जिसे मैंने यादवेंद्र जी से कहा, उत्तर प्रदेश की पीड़ा हिलाल भाई मालूम क्या है? अभी यादवेंद्र जी ने को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने पाखंड नहीं किया, सच को टेलीविजन पर बोल दिया। मैं पीड़ा मालूम क्या देखता हूं, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कमिटेड हो गई, पार्टियों के खाने में बट गई। हम बिना चश्मा लगाए बता दें ये IAS अधिकारी सपा का है और ये बसपा का है, और ये राहुल जी के साथ संपर्क में है, और ये मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा है अपने जिले का प्रशासन छोड़कर। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब इस प्रसंग पर बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी साथियों ने, कर्मचारी संघ के जिन भी लोगों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, सरकार, जो मेरी सूचना है, जो मेरी समझ है, वो कहती है कि सरकार उनको कार्य मुक्त कर देगी। और मुझे लगता है जब वो कार्य मुक्त हो जाएंगे तो डिमांड इतनी ही है चिट्ठी में, जो चिट्ठी मैंने पढ़ी, कि हम कार्य नहीं करना चाहते इनके साथ। वो कार्य मुक्त हो जाएंगे, वो सरकार के दूसरे कामों में नियोजित हो जाएंगे। और अंतिम बात कहूंगा, कोई हो, हम कर्मचारी हो, हम नेता हो, हम मंत्री हो, हम पत्रकार हो, वाणी पर संयम सबको होना चाहिए।
वाणी पर संयम सबको होना चाहिए। मैंने 2 उदाहरण रखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और नारायण दत्त तिवारी जी। वाणी वैसी होनी चाहिए जी, सबकी वाणी वैसी होनी चाहिए। हम लोग टेलीविजन की बहसों में ही देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविजन की बहसों में ही संयम की सीमा लांघ जाते हैं। टेलीविजन की बहस में जानते हैं करोड़ों लोग देख रहे हैं, फिर भी तू में हो जाती है ना, आवाज बंद करनी पड़ती है। एक बार एक सज्जन आए थे, उन्होंने मुझे और अतुल को जाहिल बता दिया था मंच टेलीविजन पर। बहुत पुराने राजनेता हैं, तपे तपाए, उन्होंने जाहिल बता दिया। अब क्या बोलूं उनसे, क्या कहूं? तो वाणी का संयम रखना चाहिए, और कम से कम उन सब लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में, फिर वो नौकरशाह हो, ठीक है, और चाहे राजनेता हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 2 बातें कहूंगा, एक गंभीर बात है और एक हंसोड़पन, राजू श्रीवास्तव की हंसोड़पंती। पहले गंभीर बात कहूंगा, फराज साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं फराज, हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं फराज, हाथ उठाते नहीं बस नजरों से गिरा देते हैं। एक बात तो ये, अगर ये बात आज होती तो शायद ये चिट्ठी और खत खतूत लिखे ही न जाते और मनमुटाव ही ना होता। और जो समाजवादी पार्टी के ही, जिन्हें कानपुर से लोकसभा का उम्मीदवार के तौर पे स्वयंभू तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, राजू श्रीवास्तव, हंसोड़, कॉमेडियन जो है, कॉमेडी किंग, उन्होंने जो कहा, चूंकि चर्चा बहुत बोझिल हो गई, इसमें हंसी का पुट जैसा हमारा रोज होता है ना, वैसा हुआ नहीं, तो मुझे लगा चलते चलते जो है इसमें हंसी का पुट डाला जाए। राजू श्रीवास्तव कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, लेकिन उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है ना? तो इन 2 बातों के साथ जो है मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हमेशा होनी चाहिए, लेकिन आज जो हुआ, जिस तरह से हुआ, तो उससे आजम खान साहब के ऊपर एक बार फिर से उंगली उठाने का मौका उनके विरोधियों को जरूर मिल गया है। यह ना होता तो शायद आजम खान साहब के लिए व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा बेहतर होता। यह हमारा संपादकीय पक्ष है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। डिसिप्लिन की कमी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बकवास करते हो, चुप बैठिए आप, बदतमीज से।